अबाउट द छत्तीसगढ़ एडीपीओ। ठीक है, जो मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मॉर्निंग में ही बता चुकी हूँ, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो ज्वाइन हुए तो उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या इसको लेकर चल रही हूँ। सितंबर तक आपको कंप्लीट करवा देंगे। टाइमिंग अब रहेगी शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 12 एंड 13 और पूरा टोन ही प्रथा अपन कंप्लीट करेंगे। ये मैं लेकर चल रही हूँ। डेमो वाले स्टूडेंट्स को भी, और वो डेमो वाले स्टूडेंट्स को भी जो मेरे को कुछ अपने मेल्स भेजें, अपने ईमेल्स भेजें, ईमेल लिंक, उनको भी क्या मिलेगा इस क्लास के बाद, एक एमसीक्यू सेशंस मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, सिर्फ सीजी एडीपीओ की, विथ नोट्स और विदाउट नोट्स, दोनों के प्राइसेस अलग अलग है। वी विल डिस्कस इट लेटर। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम सितंबर तक 7 से 8:30 करके इसको कंप्लीट करेंगे। छुट्टियां नहीं रहेगी, संडे भी छुट्टियां नहीं रहेगी। संडे को और हर मंडे आपका रहेगा टेस्ट। ठीक है, हर मंडे आपका रहेगा 100 मार्क्स का टेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम कंप्लीट करेंगे प्रीएम्बल, उद्देशिका, उसका जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें, और आज तक प्रीएम्बल का जहां से क्वेश्चन आया है उसका हिंदी और इंग्लिश में एमसीक्यू में बनाकर दे दूंगी। देन हम करेंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और इसके कुछ लैंडमार्क केसेस, और आखिरी में एमसीक्यू है जो क्लास खत्म होने के बाद मैं ये वाला स्लाइड ग्रुप में सबको भेजूंगी एंड आप उसके थ्रू इसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ प्रीएम्बल, उद्देशिका क्या है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खोलते हैं तो सबसे पहले हमको दिखता है उद्देशिका। सबसे पहले हमको क्या दिखता है, प्रीएम्बल दिखता है। तो बच्चे ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, प्रीएम्बल दिखता है, उद्देशिका दिखता है। ठीक है, उद्देशिका से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां जहां से उसके पैरामीटर से जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजों को हम लोग कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इसका उद्देश्य प्रस्ताव से कब दिया गया था, 13 दिसंबर 1946। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको मोटा मोटी याद रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब एडॉप्ट किया था, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इसको कब स्वीकृति मिली थी, 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। फाइनली इनफोर्स कब हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये प्रवर्तित हुआ, क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पहले ये क्वेश्चंस बहुत आते थे, अभी के लिए हम लोग देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैच देश में दे सकता है। ठीक है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही बार की क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन किया गया है 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, 42nd संशोधन मतलब केवल एक ही बार ही संशोधित किया गया है, जिसमें ऐड किया गया सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। एंड इसको क्या बोला जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट, ये इससे पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। अब इसका मैच दिस करके दे सकता है, बट इतना आसान क्वेश्चन अब प्रायः नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहले इंग्लिश में देखते हैं। ये हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India with sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all the citizens। ये जो 5 चीजें हैं, ये क्या है, This are the sources of our constitution। ये हमारा संविधान का स्रोत है। ठीक है, ये जो 5 चीजें हैं ये क्या है, हमारा संविधान का क्या है, स्रोत है। अब यहाँ से अगर हम लोग सेमेस्टर के हिसाब से अगर इसको पढ़ेंगे तो हमको सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़े तो इसका एक क्वेश्चन आता है, आपको इसको जंबल करके दे देगा और बोलेगा किसके पीछे क्या है वो बताओ। मतलब ये जिस क्रम में जमा हुआ है उसी क्रम में जमा हुआ आपको याद रहना चाहिए। तो ये हिंदी मीडियम वालों को मैं बोलती हूँ ये वाली चीज को बस इंग्लिश में लर्न करो, क्योंकि ये हमको थोड़ा इजी पड़ता है।
कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSS 3 बार है, एंड देन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसी चीज को अगर मैं हिंदी में दिखाऊं तो वो कैसे दिया हुआ है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसको तो अभी हम लोग डिटेल में करेंगे ही, ठीक है? तो इस तरीके से इसको हम लोग लेकर चलते हैं। ये हो गए स्रोत, है ना? और ये स्रोत का ये क्रम के साथ हमको लर्न रहना चाहिए। The another thing is objectives। ये सारी चीजें क्या है? उद्देश्य है। ये सारी चीजें क्या है? उद्देश्य है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिलिटी। बस इतना ही हमको याद रखना है। और इसके साथ साथ ये याद रखना है कि अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, अभी तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है हमारे प्रियम्बल में, और वो कौन सा अमेंडमेंट है? वो है 42nd अमेंडमेंट। दैट्स इट, ठीक है? इतना ही हमको याद रखना है। हिंदी में एक बार देख लो, वही चीज है जो बता रही थी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बद्धता, ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? और ये क्या है? ये हमारे स्रोत हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे उद्देश्य हैं। ये इसके मीनिंग्स हैं, जो मेन है बता देती हूँ। सोवरेन को, जिसको हम प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भारत अब स्वतंत्र हो गया है और हमारे ऊपर कोई भी बाहर का कोई भी चीज कंट्रोल नहीं करेगा। दैट मीन्स इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट एंड देयर विल बी नो एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर द इंडिया, कि भारत के ऊपर कोई भी बाहर का कंट्रोल अब नहीं रहेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन। द नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट, समाजवाद। इसका मतलब रिड्यूस इनइक्वालिटी, स्टेट ओनरशिप एंड वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप किसकी रहेगी? पूरी की पूरी राज्य की रहेगी। ओनरशिप मतलब स्वामित्व किसका रहेगा? पूरा स्टेट का रहेगा, राज्य का रहेगा, और कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहेगा। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारे राज्य का कोई भी रिलीजन है ही नहीं, ठीक है? हमारा कोई भी धर्म नहीं है, हम सारे धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे इंडिया का कोई भी एक प्रॉपर धर्म नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। देन ये मेनली है। फिर डेमोक्रेटिक, यू ऑल नो अबाउट द लोकतंत्रात्मक, की लोगों के, बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगा, है ना? लोगों के लिए ही रहेगा और उनके पसंद का होगा, उनके लिए काम करेगा। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। फिर ये यहाँ से रिपब्लिक, तो मतलब ये हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, ये कौन? हम ही लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है? और ये कोई भी हेरिडेटरी, मतलब राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो भी जिसको चूज किया जाएगा वो ही बनेगा। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स के हैं, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेनली हमको यहाँ तक का चीजें लर्न करनी चाहिए। क्रैश कोर्स में ऐसे ही फटाफट मैं केवल एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट से कंप्लीट करूंगी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। एक मेजर और एक माइनर में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 घंटा मेजर करेंगे और आधा घंटा माइनर करेंगे, ठीक है? 1 घंटा मेजर में 3 दिन जीके और 3 दिन हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक वाद है जहां से क्वेश्चन आता है? मेनली ये 2 जगह से क्वेश्चन आता है, ठीक है? मेनली कहां से आता है? ये 2 जगह से आता है। कौन कौन सा है? कि रे बिरुबरी और केशवानंद भारती केस, ठीक है? ये 2 ही केस है जिसको लैंडमार्क केस बोला जाता है उद्देशिका का। क्या मतलब होता है ये दोनों केस का? पहला, रे बेरुबरी केस। रे बेरुबरी केस ये बात करता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रे बेरुबरी केस में 1960 का केस है। तब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, ठीक है? हमारा तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भारत की हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, वो संविधान का भाग है ही नहीं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका है वो संविधान का भाग है ही नहीं, तो दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फिर आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं कर सकते, आप इसको कोर्ट में लागू नहीं कर सकते। दो इट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स। ये बोला गया कि आप इससे आशय समझ सकते हो कि क्या चीज को दिमाग में रख के संविधान को बनाया गया, पर इसने पूरी की पूरी तरीके से प्रियम्बल को डिक्लाइन कर दिया। पूरी की पूरी से देखा जाए तो उद्देशिका को उसने कुछ माना ही नहीं रे बेरुबरी केस में। और सर्वोच्च न्यायालय ने रे बेरुबरी केस में यह कहा
दैट प्रिएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो उद्देशिका हम पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, वो संविधान का कोई भी पार्ट है ही नहीं, है ना। और ये आप कोर्ट में भी ले जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट में भी ले जाके आप उसको नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये दो बात से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया था रे बेरुबरी केस में। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट वाज स्टेटेड इन अ रे बेरुबरी केस, रे बेरुबरी केस में किस बारे में बात किया गया था, तो किस बारे में बात किया गया था, इस बारे में बात किया गया था दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी बार बोल रही हूं मैं कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट द कोर्ट, ठीक है, तो वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। So this is the two things that is stated in a Ray Berubari case. The second one was केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में फिर क्या बोला, इसमें ओवर रूल कर दिया अपने ही बोले गए बात को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रे बेरुबरी केस में बोला था, अपने ही बोले गए मामले को उन्होंने उलट दिया, कौन से केस में, केशवानंद भारती केस में। ओवर रूल्ड द बेरुबरी ऑन दिस पॉइंट, तो उन्होंने ओवर रूल कर दिया बेरुबरी में, मतलब बेरुबरी में उन्होंने वो जो दो बातें कही थी, जो जहां से मेनली अपना क्वेश्चन बनता है, उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, चेंज कर दिया, टोटली उलट दिया। और क्या बोला, held that the preamble is a part of the constitution, कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। It can be amended under Article 368, but the basic structure cannot be altered. Origin of the basic structure doctrine. बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस हम लोग आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पास पढ़ना। और हम कहाँ पढ़ते हैं, एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रियम्बल में, ये दो जगह इसका बहुत ज्यादा महत्व है। केशवानंद भारती केस का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ से क्या आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, क्या आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो रे बेरुबरी केस में बोला था, अपने ही बोले गए मामले को उसने पूरा का पूरा उलट दिया, और ये कहा, पहली बात, that preamble is the important part of the constitution, जो उद्देशिका है वो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, पहली बात। दूसरी बात, it can be amended under article 368। अब आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, यहाँ पे संसद के पास क्या है, संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है, संशोधन करने की शक्ति। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, Parliament has the power to amend, where in Article 368 पार्लियामेंट का क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, क्या पावर दिया हुआ है, अमेंड करने का पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो 368 में संसद को शक्ति दिया गया है दैट यू कैन अमेंड, ठीक है, तो क्या अमेंड कर सकते हो, कोई भी लॉ, नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ आप अमेंड कर सकते हो, ये बात बोला गया है आर्टिकल 368। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार उसने ये बोला कि नहीं नहीं भाई, मैं अपने ही बोले गए मामले से पलट रहा हूँ, और ये भाग है, ये संविधान का भाग है, पहली बात। दूसरी बात, अब संविधान का भाग है तो जैसे ही संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास, कोई भी चीज को उठा के संशोधन कर देता है, वैसे वो अब इसको भी संशोधन कर सकता है, इट कैन अमेंड द प्रियम्बल ऑल्सो। अब ये तो उद्देशिका को भी संशोधन कर सकता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, संशोधन करने का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट करने का मतलब क्या होता है, टू चेंज, ठीक है, लॉ में कोई भी चीज जोड़ना, घटाना, ये सारा चीज, दिस इज नोन एज अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो संशोधन, उसने दूसरी बात ये कही कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, ठीक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है ही, तो वो अमेंड भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो हमने बोल दिया है दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका क्या है, इसका भाग है, संविधान का भाग है, अब अगर संविधान का भाग है तो वो संशोधन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें बोला गया, बट इसने क्या करी, एक शर्त रखी, क्या शर्त रखी, मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, आपको जितना संशोधन करना है करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा उसका खराब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर मेरे पास बहुत सारे केस लॉज है, आई विल शेयर इट लेटर, ठीक है। तो उसने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, अब नहीं ऐड करते, छोड़ो।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोला गया कि हम खराब नहीं कर सकते, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। नहीं तो फिर क्या होता, अगर मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं होता, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में तो फिर संसद के पास तो डिक्टेटरशिप आ जाती है, उसको जो भी संशोधन करना है वो उठा उठा के संशोधन कर देता, उसको जो भी अमेंड करना है वो उठा उठा के अमेंड कर देता। इसलिए यहाँ पे जरूरी था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रखना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था जिसमें उन्होंने लेकर आया मूल ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि आप पूरा संशोधन कर सकते हो, ठीक है, आपके पास विधि बनाने की भी शक्ति है, आपके पास संशोधन करने की भी शक्ति है, आप बेशक करिए संशोधन, पर आप क्या करेंगे, मूल ढांचा को खराब नहीं करेंगे। अब मूल ढांचा क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपका, ठीक है, आपका जो मूल अधिकार है। एक दिन उठा के अगर स्वतंत्रता का अधिकार को अगर वो कर दिया, राइट टू फ्रीडम को अगर उठा के वो अमेंड कर दिया, तो ऐसे में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो फिर इन्फ्लीच हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो राइट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, वो ही इन्फ्लीच हो जाता। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती में लाया गया, इसलिए केशवानंद भारती इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन ऑफ रिसर्च सेंटर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि reaffirm that the parliament is a part of the constitution and reflects the basic philosophy of purpose। इसमें एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूट की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, उद्देशिका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और उसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानना चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें ना ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा पूछ सकता है कि ये वाला केस किसके रिलेटेड है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी प्रियम्बल को लेकर बात करी थी। दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो ये हो गया प्रियम्बल। फटाफट से प्रियम्बल का एक बार और बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रियम्बल में सबसे पहले ये सारे चीजें याद रखना कि कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनफोर्स किया गया था, है ना, और एक ही बार संशोधन हुआ है 42nd अमेंडमेंट द्वारा, एक ही बार हमारा अमेंडमेंट हुआ है इन 42nd अमेंडमेंट। फिर उसके बाद ये पढ़ लेना कि ये सारे क्या है, हमारे सोर्सेस हैं, और ये सोर्सेस के सीक्वेंस याद रहना चाहिए, हमारे स्रोत हैं, और ये स्रोत का पूरा सीक्वेंस हमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, और ये पूरे के पूरे क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कर लेना। देन वही चीज हिंदी में है, ये आपके स्रोत है और ये आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देन कम्स इसके मीनिंग्स, है ना, तो फटाफट ये इसके यहाँ तक कम से कम मीनिंग देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ अगर अभी CG ADPO को टारगेट कर रहे हो तो। फिर प्रियम्बल के ये सबसे मेनली तो यही पूछता है, रे बेरुबरी एंड केशवानंद भारती, इसके दोनों की चीजें मैंने बताई। रे बेरुबरी में बोला कि भैया प्रियम्बल का कोई वजूद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट वार्ट नहीं है, ठीक है, और इसको आप कोर्ट में भी लागू नहीं कर सकते। पर केशवानंद भारती के बाद वो बोल दिया नहीं पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अपना आपका संसद क्या कर सकता है, आपका पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं करेगा। यहीं से आया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे जो अपने जितने भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे कि अपना जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो ये सारी चीजों को आप खराब नहीं कर सकते। और LIC ऑफ इंडिया वाले केस में उन्होंने एक बार और बात की कि हाँ, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो उद्देशिका है वो संविधान का पार्ट है। तो ये हमारा उद्देशिका कंप्लीट हो गया। सो लेट्स जंप इनटू आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो दिया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया, ठीक है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दिया हुआ है, जब हम DPSP पढ़ना चालू करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो दो जगह राज्य की परिभाषा दी है। तो राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में एक्सप्लेन किया गया है, और अनुच्छेद 36 में बस ये बोलता है कि अगर राज्य की परिभाषा पढ़ना है तो आर्टिकल 12 में जाके पढ़ लो। बोला है द सेम डेफिनेशन एज गिवन इन आर्टिकल 12। तो दोनों की याद रखना, दोनों की परिभाषा यही है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो DPSP में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये अपना आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट्स जहां से चालू होता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया हुआ है, भाग 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3 में, ये सब हम दोबारा करेंगे डिटेल में। पार्ट 3 में दिया हुआ है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर पूरा 35 तक। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, फ्रॉम अनुच्छेद 12 to 35।
तो एक दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने उठाए हैं आज डेमो क्लास के लिए, 12 एंड 13। तो आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में बात टॉक्स अबाउट स्टेट, राज्य, कि राज्य क्या होता है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं राज्य क्या होता है। सबसे पहली बात, आपके जितने भी मूल अधिकार दिए हैं, आपके मूल अधिकार चालू होते हैं अनुच्छेद 14 से। तो आर्टिकल 14 से जो आपके पूरे मूल अधिकार दिए गए हैं, मेनली मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 30 तक अपने जितने भी मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये मूल अधिकार का हनन कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है। ठीक है, who can inflict your fundamental right, state can inflict your fundamental right। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेट है क्या, कि राज्य किसको मानोगे। ठीक है, राज्य मतलब आपका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, ठीक है, राज्य मतलब द होल इंडिया। ठीक है, तो who will be considered as the state, आप राज्य किसको मानोगे, इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल, इट्स गिवन इन आर्टिकल 12। In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India। पहली बात कौन है, government and parliament of India, then the government and the legislature of the state, then the local or other authorities within the territory of India under the control of government of India। चार जन को ये स्टेट माना है। ठीक है, किसको किसको, आपका संसद, आपका स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। ठीक है, ये आपका संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ पे लिख लो अन्य प्राधिकारी, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, अन्य प्राधिकारी चार प्रकार के होते हैं, दिस कम्स अंडर स्टेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट क्या है, ये चार चीजें स्टेट है। ठीक है, कौन कौन सी चार चीजें स्टेट है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, संसद, राज्य विधानमंडल, अन्य प्राधिकारी और आपका स्थानीय प्राधिकारी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आपको पता है कौन है। लोकल अथॉरिटीज जैसे आपकी नगर पालिका वगैरह, नगर निगम हो गया, दिस आर द लोकल अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में, अन्य प्राधिकारी में क्या हो गया, ये समय समय पर केस लॉ में समझाया गया, जैसे अजय हासिया भी मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताया गया कि ये स्टेट है। सीबीएसई जो आप लोग बुक पढ़ते हो, सीबीएसई का मतलब जो स्कूल में पढ़ते हो, सीबीएसई कोर्स क्या है, वो भी राज्य है, सेंट्रल बोर्ड है ना, तो वो भी राज्य है। तो ये पूरी एक लिस्टिंग है। ठीक है, पूरी एक लिस्टिंग बनेगी इसमें कि कौन कौन सी चीजें राज्य है और कौन कौन सी चीजें राज्य नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा दे देगा सीबीएसई इज अ स्टेट और नॉट, तो आपको बताना है कि सीबीएसई राज्य है कि नहीं, हाँ है। ठीक है, ऐसे पूछ दिया सीबीएसई राज्य है कि नहीं, हाँ है। ऐसा पूछ दिया बीसीसीआई राज्य है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए बीसीसीआई राज्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य है कि नहीं, तो आपको पता रहना चाहिए राज्य है। तो इसके पूरी एक लिस्टिंग है 2 पन्ने की, आई विल शेयर इट। ठीक है, आफ्टर द क्लास, या फिर मैं ये वाली चीज मैं कल तक शेयर करूंगी, बाकी मैं ये पीपीटी में अभी तुरंत शेयर करूंगी। सो ये चीज होती है। तो अभी बेसिकली मैं कहा थी, आप ये याद रखो, राज्य में चार चीजें आती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। सांसद, राज्य विधानमंडल, अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, अब सारी चीजें तो क्लियर रहती है। संसद सबको पता है संसद कौन है, पार्लियामेंट कौन है, एवरीबडी नोस अबाउट द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर कौन है, सबको पता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल क्या है, सबको पता है। द थर्ड वन इज लोकल अथॉरिटीज भी पता रहता है, स्थानीय प्राधिकारी कौन है। अब अन्य प्राधिकारी में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, मेनली यही रहता है कि कौन से हम ऐसा प्राधिकार है जिसको हम बोलेंगे कि राज्य के अंतर्गत आएगा कि राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर बात ये उठती है कि कौन सा प्राधिकार राज्य के अंतर्गत आएगा और कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है अजय हासिया केस में, इसलिए हम इसे बोलते हैं अजय हासिया टेस्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अजय हासिया केस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सहरावती। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलूं, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुहिद सहरावती, 1981 AIR। ठीक है, इसमें उन्होंने 6 सूत्र बताए थे, इन्होंने 6 ऐसी चीजें बताई थी जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी को हम राज्य के अंतर्गत डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे कि बीसीसीआई, सीबीएसई,
है ना, ये सबको हमको कब राज्य में हम इसको डाल सकते कि नहीं डाल सकते, कैसे हमको एनालाइज करना है, कैसे हमको पता लगाना है कि ये जो बॉडी है इसको हम दायित्व के लिए कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि देयर इज अ स्टूडेंट, है ना, देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिसके मार्कशीट में उसका डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जन्म तिथि गलत लिखी हुई है। अब उसके कारण वो आगे अच्छी जगह पे अपना सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि अलग अलग रहेगा, आपके आधार में अलग रहेगा, अलग मार्कशीट्स में अलग रहेगा, तो सीधी सी बात है आप क्लियरेंस नहीं कर पाओगे। तो सपोज इसको अब्रॉड पढ़ना है, ठीक है, इसको अब्रॉड पढ़ना है, उसको नहीं हो पा रहा है वहां पे कि भैया उसके डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, इंफ्लीचमेंट हो रहा है, इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो अब इसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये जाए किसके पास रेमेडीज लेने, कहाँ कहाँ रेमेडीज लेने जाते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, और आर्टिकल 226 में जाते हैं हाई कोर्ट के पास। ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हम रिट और पीआईएल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बात ये है कि हमको ये तो पता है कि मूल अधिकार का हनन होने के बाद हम या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाना है, पर यहाँ पे इसका मूल अधिकार हनन कौन कर रहा है, उसका स्कूल। स्कूल कहाँ से एफिलेटेड है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऐसा कुछ एजुकेशन होता है, सेंट्रल ही है, ठीक है, केंद्र सरकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर केस क्यों कर रहे हो, क्योंकि सीबीएसई इज अ स्टेट, वो राज्य है, और राज्य आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए सीबीएसई इज अ स्टेट। ये भी एक केस में, पता है, ये भी अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आता है, ये जो आपका सीबीएसई है ये भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है, और ये भी एक केस में बताया गया है कि सीबीएसई इज अ स्टेट। तो यहाँ पे इस केस में हमको कैसे पता चला सीबीएसई इज अ स्टेट, बाय दिस लैंडमार्क केसेस दैट सीबीएसई इज अ स्टेट। नाउ वी कैन फाइल कि भैया हमको रेमेडीज दो, हमको हमारी ये वाली चीज ठीक करवा के दो। ये हम लोग जब रिट एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अजय हासिया केस में 6 ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि जिससे आप टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी बॉडी को हमको राज्य के अंतर्गत डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। तो ये वो 6 चीजें। पहला, एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, पूरा जो कैपिटल है, पूरा जो पैसा है वो किसने लगाया है, अगर गवर्नमेंट ने लगाया, सरकार का लगाया, तो वो तो राज्य है ही, सरकारी है ही, फिर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे आप हमारे मूल अधिकार का हनन क्यों कर रहे हो। दूसरा, अगर वो राज्य के कंट्रोल में काम कर रहा है, अगर वो कोई ऐसी बॉडी है जिसको पूरा नियंत्रण कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, राज्य मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कर रहा है, खुद गवर्नमेंट अगर उसको नियंत्रण कर रहा है उस बॉडी को, वो जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एजेंसी है, जो भी एक दफ्तर हो या कुछ भी हो, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, राज्य है। बॉडी क्रिएटेड बाय स्टैच्यू अंडर द कंपनीज एक्ट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी अगर कोई नियम निकाल के, ठीक है, कोई स्टैच्यू निकाल के, स्टैच्यू मतलब स्टैच्यू इज आल्सो द काइंड ऑफ द लॉ, ठीक है। तो अगर कोई स्टैच्यूज निकाल के, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज सुने होंगे ना, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ, तो स्टैच्यू मीन्स लॉ। अगर कोई वो लॉ के अंतर्गत उसको बनाया गया है, वो जो भी अथॉरिटी है, अगर उस अथॉरिटी को, उस प्राधिकार को एक नियम के अंतर्गत, एक लॉ के अंतर्गत बनाया गया, वो लॉ किसने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था, तो हम उसको राज्य कंसीडर करेंगे। जैसे कोई प्राधिकरण है, रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, है ना, तो ये सारी चीजें क्या किसने स्थापित किया, गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, तो हम उसको गवर्नमेंट मानेंगे। फंक्शंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शंस, वो ऐसा कार्य कर रहा है जो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के कार्य से रिलेटेड है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एनी अनयूजुअल लार्ज एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, उसकी जो फाइनेंशियल वित्तीय चीजें हैं वो कहाँ से आ रही है, पूरी की पूरी तरीके से राज्य से आ रही है, गवर्नमेंट से आ रही है, तो वो गवर्नमेंट का है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू द बॉडी एंड कॉर्पोरेशन, या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ही अगर उसे ट्रांसफर किया है तो भी हम क्या बोलेंगे, हम उसको क्या मान के चलेंगे, तो भी हम उसको राज्य ही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, ये ऐसे कुछ लैंडमार्क केसेस है, ठीक है। ओके, पहला
ये हमेशा पूछता है, ये अनुच्छेद 12 के लैंडमार्क केसेस है, पर इसकी एक लिस्टिंग भी बनाना कि कौन कौन सी चीजें राज्य के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी राज्य के अंतर्गत नहीं आती। तो पहला है राजस्थान एसीबी, एसीबी मीन्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। ये विद्युत मंडल को लेकर केस था वर्सेस मोहनलाल। इसमें ये पॉइंट था कि जो विद्युत मंडल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो स्टेट है कि नहीं, वो राज्य है कि नहीं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो ना संसद में आता है, ना राज्य विधानमंडल में आता है, ना स्थानीय प्राधिकारी में आता था, बट वो अन्य प्राधिकारी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ना पार्लियामेंट में आता है, ना स्टेट लेजिस्लेचर में आता है, ना लोकल अथॉरिटीज में आता है, बट वो अदर अथॉरिटीज में आता है। ये कहाँ से पता चला हमको कि वो अदर अथॉरिटीज में आता है? इस केस से पता चला हमें कि वो अदर अथॉरिटीज में आता है। क्लियर? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस। इसमें बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी विद पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशंस इज स्टेट इवन इफ इट आल्सो डज नॉट नॉन सॉवरेन कमर्शियल फंक्शन। इसमें बोला गया था कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, कोई भी अगर बॉडी है जो प्रॉपर लॉ के द्वारा बनाई गई है विथ पब्लिक पावर्स एंड ड्यूटी, जिसके पास क्या है, पब्लिक को लेकर, लोगों को लेकर शक्तियां भी है और कुछ ड्यूटी भी है, ठीक है, पावर कुछ कर्तव्य भी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टेट कहलाएगा, राज्य कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य है। किसमें राज्य है? अन्य प्राधिकारी में राज्य है, लोकल नहीं, अदर अथॉरिटीज में, अदर अथॉरिटीज में वो, अन्य प्राधिकारी में वो राज्य है। तो ये चीज बोला गया था इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। दूसरा क्या है? सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ओएनजीसी, एलआईसी, एफसीआई, आईएफसी discharging public functions and backed by the statutory powers are state under the article 12। इसमें ये बोला गया था ONGC और ये अपना LIC और IFC, ये तीनों चीजें भी राज्य है। क्वेश्चन क्या आएगा? ONGC राज्य है कि नहीं, पता रहना चाहिए। ONGC राज्य है। LIC राज्य है कि नहीं, पता रहना चाहिए, राज्य है। तो ये वाली चीज को इस केस में बोला गया था, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। तीसरा है आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था जस्टिस भगवती लेट डाउन द अर्ली टेस्ट डीप एंड pervasive government control, monopoly statutes and governmental funding indicates state। आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में कोर्ट ने भगवती, जस्टिस भगवती जी ने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल है, अगर कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा प्राधिकार है, कोई ऐसा अथॉरिटी है जो सरकार के कंट्रोल में काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल में काम कर रहा है, ठीक है, और एक अपना मोनोपोली स्टेटस रखता है, ठीक है, और जिसकी फंडिंग, जिसका पैसा भी कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है, तो वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आएगा। देन अजय हासिया में भी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कि क्या बोला गया था? 6 टेस्ट बताया गया था जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई चीज राज्य के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी। दोनों केस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईसीबी। इसमें बस नॉर्मली ये बोला गया था कि अगर वो कोई कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है तो फिर वो सीधी सीधी बात है कि वो राज्य कहलाएगा। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। इस केस में ये बोला गया था कि बीसीसीआई जो है, ठीक है, वो राज्य है कि नहीं, तो इसमें बोला गया था कि नहीं, वो राज्य नहीं। इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 2 डिस्पाइट discharging the public functions though amendable by the rate in 226। इसमें ये बोला गया था कि जो बीसीसीआई है, जो अपना क्रिकेट वाला, वो राज्य नहीं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 12। फटाफट से एक बार देख लो। आर्टिकल 12 आप लोग पढ़ना चालू किए थे यहां से, तो ये आर्टिकल 12 है। इसकी ये चारों चीजें याद रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये अजय हासिया केस के ये 6 टेस्ट याद रहने चाहिए, और मेनली अजय हासिया और ये केस चालू, ये वाला केस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला केस याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो लिस्टिंग है
बहुत सारी, वो लिस्टिंग से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ लेट्स जंप इनटू आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ठीक है, अभी तक हमारा फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हुआ नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से, पर फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, मूल अधिकार का जो चैप्टर है, वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। पर आर्टिकल 12 में हमको बताया राज्य के बारे में कि भैया तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का अगर इन्फ्रिंजमेंट होगा तो इसको जाके पकड़ना, तुम्हारे मूल अधिकार का हनन होगा तो इनको जाके पकड़ना, पहली बात। और दूसरी बात, CSIR इज स्टेट, प्रदीप कुमार में बोला गया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ठीक है, उसका नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या बोला गया? आर्टिकल 12 में कि भैया ये 4 लोग राज्य हैं और अन्य प्राधिकारी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट बोला मैं बताता हूँ। अजय हास्य केस में बताया और बहुत सारे और भी लैंडमार्क केसेस इसमें उसने बता दिया, इतने 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 लोग क्या है भैया तेरे राज्य है, इनको पकड़ो। किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टेट। ओके, so what is the significance of article 13 then? अनुच्छेद 13 का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, अनुच्छेद 13 is it can be considered as the protector of the fundamental rights। ठीक है, इसको हम संरक्षणकर्ता बोल सकते हैं हमारे मूल अधिकारों का। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये बोलता है भैया मूल अधिकार को छूना मत, बोलता है मेरे बाद से मूल अधिकार चालू होने वाला है, 14 से मेरा मूल अधिकार चालू होने वाला है, किसी को भी टच नहीं करोगे, किसी को भी टच करोगे उठा के वॉइड कर दूंगा, उठा के शून्य कर दूंगा। शून्य का मतलब पता है ना, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो मतलब जीरो, शून्य में आपका वैल्यू क्या है? जीरो। यू आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यू आर जीरो, आप विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो ही नहीं। तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अब मेरे बाद से फंडामेंटल राइट चालू हो रहा है। आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। उसको अगर कोई भी लॉ अगर टच करेगा तो मैं उठा के क्या कर दूंगा? उसको शून्य कर दूंगा, वॉइड कर दूंगा। चलिए इसको डिटेल में करते हैं। 4 क्लॉजेस इसमें मेन है, देखते जाओ अपने, अगर बेयर एक्ट है तो अच्छी बात है। 4 क्लॉजेस। पहले वाले को बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान पूर्व विधियां। फिर दूसरे वाले को बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधानोत्तर विधियां। फिर यहाँ पे लॉ क्या है, विधि क्या है, उसको बताया गया। फिर ये वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से बताया। ठीक है, ठीक। हाँ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधियां। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान पूर्व विधियां। तो पहला क्लॉज ये बोलता है द लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, 1950 में हमारा मूल अधिकार आया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल अधिकार था, ऑफ कोर्स से क्या था, हमारा मूल अधिकार आया, जिसका आर्टिकल 13 ये बोला, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कि अब 1950 में मैं आ गया हूं, तो मेरे से पहले जितने भी लॉ थे, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो वो 1872 का लॉ है, जब हम आजाद नहीं होते तब का लॉ है। ठीक है, और पहले के जो तुम लोग आईपीसी वगैरह पढ़ते थे वो भी 1950 से पहले का लॉ था, 1860 वगैरह का लॉ था। तो इसने ये कहा कि जो भी मेरे से पहले का लॉ है, ठीक है, आर्टिकल 13 ये बोला कि अब मैं आ गया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही है उसी बुक में, 1950 में मैं आ गया हूँ, मेरे से पहले के जितने भी लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्लीज करते हैं, मूल अधिकार का कहीं भी अतिक्रमण करते हैं, तो जहां तक अतिक्रमण करेंगे उसको उठा के मैं शून्य कर दूंगा, वॉइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो, पुराना कोई विधि था जिसमें यह बोला गया था कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो वो तो राइट टू फ्रीडम का इन्फ्लीजमेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार का इन्फ्लीजमेंट है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वो क्या हो गया, वो उतने पार्ट तक जहां वो चीज लिखी हुई थी वो पार्ट क्या हो गया, शून्य हो गया।
जैसे कि जब हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे तो जारक्रम एडल्ट्री को क्या कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया कि नहीं ये गलत है, या फिर वो ये तो बहुत बड़ा वो अप्राकृतिक काम तृष्णा अननेचुरल लस्ट को एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ गलत हो रहे करके उसको उठा के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। तो क्यों किया गया, ठीक है। और क्या पूरा का पूरा आईपीसी को कर दिया गया था, क्या नहीं, केवल उतने ही पार्ट को किया गया था जो which was inconsistent to the fundamental rights, केवल उतने ही पार्ट को उठा के शून्य किया गया था, केवल उतने ही धारा को उठा के शून्य किया गया था जो दो धारा क्या कर रही थी, मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रही थी, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज नोन एज द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दिस इज नोन एज संविधान पूर्व विधिया, जो ये बात करता है, संविधान पूर्व विधिया ये बात करता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन हूं, मैं आर्टिकल 13 हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1950 में आ गया हूं, मेरे से पहले जो भी विधियां हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स का इंफ्लिचमेंट करती है तो मैं उठा के उसको क्या कर दूंगा, शून्य कर दूंगा, उठा के क्या कर दूंगा, मैं उसको शून्य कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसलिए इसको प्री बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लाने से पहले के जितने भी लॉ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि संविधान आने से पहले का लॉ, ठीक है। नाउ द क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधानोत्तर विधियां, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्लॉज 2, याद करो क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान पूर्व विधियां, क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधानोत्तर विधियां। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉक्स अबाउट कि अब आगे भी कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाया जाएगा जो क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लिच करेगा, जिसमें ये बोला गया राज्य को, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। कौन विधि बनाता है, राज्य बनाता है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, या तो पार्लियामेंट बनाता है, या तो संसद बनाता है, या तो कौन बनाता है, आपका राज्य विधानमंडल बनाता है। तो ये क्या है, अभी आर्टिकल 12 में पढ़ के आए ना, ये सब राज्य है। तो ये बोला गया कि राज्य अब आगे कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीने या न्यून करे, या ऐसी विधियां क्या हो जाएगी, उठा के शून्य हो जाएगी। इवन दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो, अगर ऐसी वो आएगी, अगर ऐसी कोई विधि आप आगे बनाओगे तो वो तो प्रारंभ से ही शून्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है, प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से वो आया है तब से वो क्या है, शून्य है। तो इसमें ये बोला गया कि अब 1950 से पहले की विधि का तो हमने जुगाड़ कर लिया, 1950 के बाद भी राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार का हनन करे। 1950 के बाद भी राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार का हनन करे। अगर वो आगे भी कोई भी ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकार का हनन करेगी, that will be the void from the beginning, that will be void ab initio, वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा उस एक्सटेंट तक, वो सेक्शन को उठा के हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान पूर्व विधियां एंड संविधानोत्तर विधियां। द थर्ड वन टॉक्स अबाउट विधि क्या है, कौन कौन सी चीजें विधि के अंतर्गत आएगा। पहला है ऑर्डिनेंस, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है बाय लॉ, चौथा है रूल्स, पांचवा है रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेज। 7 चीजें हैं, रटी हुई रहनी चाहिए 7 चीजें, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अनुसूची, रूढ़ि एवं प्रथा, ये 7 चीजें रटी रहनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आता है आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के अंतर्गत इनमें से कौन सा लॉ नहीं है, ठीक है। तो ये 7 चीजें रटी रहनी चाहिए, इसको छोड़ के कुछ जोड़ देगा, जैसे कि संशोधन जोड़ दिया, अमेंडमेंट जोड़ दिया। अब यहाँ पे कहीं पे संशोधन लिखा हुआ दिख रहा है क्या, अमेंडमेंट लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, नहीं ये नहीं जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट अ पार्ट, गेटिंग इट, ठीक है। तो ये 7 चीजें रटी हुई रहनी चाहिए। कई बार ऐसे जंबल करके भी दिया रहता है कि इसमें से कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं है, तो हमको एकदम पहचानना रहता है इसमें से कौन सी लाइन है जो पूरी की पूरी किसके अंतर्गत आ रही है, उसमें एडेड है, उसके अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो ये 7 चीजें एकदम लाइन से याद कर लेना कि इसको आर्टिकल 13 लॉ मान के चला है, इसको अनुच्छेद 13 क्या मान के चला है, विधि मान के चला है, लॉ मान के चला है, ठीक है। Now jump upon the most important subclause which is subclause 4,
चौथा सब क्लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब जो कब जोड़ा गया था, 24th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले हमारा सिर्फ यहां तक हुआ करता था, ठीक है, पहले हमारा आर्टिकल केवल यहां तक हुआ करता था, केवल क्लॉज 3 तक हुआ करता था, क्लॉज 4 पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैं बता रही थी, पहले आर्टिकल 13 केवल क्लॉज 3 तक हुआ करता था। क्लॉज 1 तो था हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो भी मैं तुम लोग को पढ़ाई, संविधान पूर्व विधिया। फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी था, संविधानोत्तर विधिया। तीसरे वाला लॉ भी था जिसमें 7 चीजें बताया, भाई ये 7 लोग लॉ हैं, ये 7 लोग को उठा के शून्य, ये 7 लोग को टच मत करना, नहीं तो उठा के क्या, ये 7 लोग में से कोई भी अगर कुछ भी तमाशा करते हैं तो उठा के शून्य कर दूंगा, बस केवल यही तक था। चौथा क्लॉज नहीं था, चौथा क्लॉज बाद में जोड़ा गया 24th अमेंडमेंट द्वारा 24वें संशोधन। कैसे जोड़ा गया देखो, सबसे पहले आया, अच्छा मैं तो बनाई हूँ इसके बाद बनाई हूँ, हाँ ये देखो कैसे जोड़ा गया, चलो लिख के पहले बताते हैं कैसे जोड़ा गया। सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद केस, फिर आया सज्जन सिंह केस, फिर आया गोलकनाथ केस, फिर आया 24वां संशोधन, फिर आया केशवानंद भारती केस, फिर मिनर्वा मिल्स, फिर एक और कुछ है, बट मेनली यहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉ में जो वो 7 चीजें हैं, देखो वो जो लॉ शब्द में जो 7 चीजें हैं उसमें कहीं भी संशोधन शब्द नहीं लिखा गया, तो कहीं भी संशोधन शब्द लिखा है क्या, नहीं, कहीं भी अमेंडमेंट शब्द लिखा है क्या, नहीं। तो पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो मूल अधिकार को भी अमेंड कर सकती है, ये शंकरी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, that parliament has a power to amend the fundamental rights the constitution also, ठीक है, तो ये चीज उसने कहा। वही सेम चीज उसने कहा था सज्जन सिंह ने कहा, पर गोलकनाथ में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर देगी तो बचेगा क्या। तो उसने ये कहा कि जो आर्टिकल 13 बात करता है ना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, कि जो भी मूल अधिकार को टच करेगा उसको उठा के मैं शून्य कर दूंगा, उसमें अमेंडमेंट भी आता है, उसमें संशोधन भी आता है, और कोई भी ये कोई भी मूल अधिकार को संशोधन अपना संसद नहीं कर सकता, अपना जो पार्लियामेंट है दैट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो व्हाट इज सैड इन व्हाट इज स्टेटेड इन गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि संसद के संशोधन करने की शक्ति मूल अधिकार के ऊपर लागू नहीं होती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। तब तक हमारा ये 3 क्लॉज तक ही था ये आर्टिकल, ठीक है, गोलकनाथ तक, that the power of the amendment of the parliament doesn't include the amendment of the fundamental rights, तो ये वाली चीज यहाँ पे आई। तो इस तरीके से गोलकनाथ एक ऐतिहासिक फैसला हो गया। फिर पार्लियामेंट ने क्या बोला कि अच्छा आर्टिकल 13 में फंस रहे हो, ठीक है, तो उसने वहीं पे 24th अमेंडमेंट जोड़ दिया, अपने बैरक देखना उसमें 24th अमेंडमेंट 24वां संशोधन, और उसमें देखो ये लिखा होगा नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाई इन आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात 368 के ऊपर लागू नहीं, मतलब पार्लियामेंट बोला मैं संशोधन करूंगा और मैं फंडामेंटल राइट भी संशोधन करूंगा, आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 जो कि बात करता है पार्लियामेंट की संशोधन करने की शक्ति, उसके ऊपर लागू नहीं हो। क्या बोला कि ये तुम्हारा जो आर्टिकल 13 को जो तुम लेके बैठे हो वो किसके ऊपर लागू नहीं होती, आर्टिकल 368 के ऊपर लागू नहीं होती है। आर्टिकल 368 में क्या दिया है, संसद के पास संशोधन करने की शक्ति, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड, ठीक है, तो ये चीज पार्लियामेंट लेकर आ गया कि अब मैं तो अमेंड करूंगा। फिर केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया, जो मैंने आप लोग को अभी केशवन और वहां पढ़ाया, प्रियम्बल में पढ़ाया उद्देशिका। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेशक आप करिए, आप संशोधन करिए, आप फंडामेंटल राइट संशोधन करिए, आपको जो संशोधन करना है करिए, पर आप संविधान का मूल ढांचा खराब नहीं करो। हमारा मूल ढांचा क्या है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, कि शक्तियां हैं, लोगों के पास भी शक्तियां हैं, ठीक है, जुडिशरी के पास भी। वो अगर वो उठा के कुछ को भी संशोधन कर देगा तो ऐसे में तो हमारा मूल ढांचा, हम जो एक संविधान बनाए हैं कि वापस से डिक्टेटरशिप ना हो, उस चीज को कहीं ना कहीं थ्रेट था। इसलिए केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा दैट यस यू कैन अमेंड any part of constitution including the fundamental right also, but you cannot amend the basic structure of the constitution। ठीक है, कि आप संशोधन कर सकते हो, बेसिक संशोधन कर सकते हो, आप मूल अधिकार का भी संशोधन कर सकते हो, पर मूल ढांचा जो हमारा संविधान का है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये न्यायिक पूर्ण विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, है ना, ये सारी चीजों को आप नहीं कर सकते संशोधन। तो ये चीज यहाँ पे बोली। चलो केस पहले करवा देती हूँ। देखो ये वही चीज है कि पहले आया शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, है ना, हिंदी मीडियम वाले लिख लो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। फिर दूसरा आया सज्जन सिंह 1965 में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था, लिख भी लो साथ साथ में, लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 does not include a constitutional amendment, parliament can amend the fundamental rights। इसमें ये बोला गया था विधि शब्द जो दी गई है अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में, उसमें संशोधन शब्द को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है मूल अधिकार का। कोई अनम्यूट करके कुछ पूछ सकते हो, मैं एक्सेस दे दी हूँ। एक बार और बोलूं कि लिख लिया सबने? नीता मैम लिख लियो कि बोलूं एक बार और? रश्मित रिटर्न? ओके चलो एक बार और बोल देती हूँ हिंदी में कि विधि शब्द के अंतर्गत, ठीक है, विधि शब्द जो अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है, उसमें संशोधन शब्द नहीं आता है, इसलिए पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है मूल अधिकार को भी, इसको संशोधन कर सकता है, मूल अधिकार का भी संशोधन कर सकता है। फिर दूसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला, उसमें वापस शंकरी प्रसाद वाली बात को फिर से दोहराया और बोला कि पार्ट 3 मतलब भाग 3 में क्या दिया हुआ है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसको पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला। गोलकनाथ, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उसने अपने ही बोले गए बात को उसने उलट दिया और उन्होंने ये कहा कि अमेंडमेंट ऑफ लॉ अमेंडमेंट इज लॉ, कि अमेंडमेंट संशोधन करना भी उस लॉ के अंतर्गत आता है, 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत वो भी आता है, और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ऐतिहासिक फैसला कि पार्लियामेंट हमारे मूल अधिकार का संशोधन नहीं कर सकता। केशवानंद भारती में उसी मामले को पलट दिया गया। ठीक है, केशवानंद भारती में फिर बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 24वां संशोधन, जैसे कि मैं भी आप लोग को बताई, तो इसमें इसी बात को पलट दिया गया। ठीक है, इसी बात को पलट दिया गया और इसमें यह बोला गया कि आप संशोधन कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का के डॉक्ट्राइन को प्रोटेक्शन करने की बात की गई थी। स्टक डाउन द 42nd अमेंडमेंट clauses giving the unlimited amendment power, a harmony of fundamental rights and DPSP held the part of the basic structure। इसमें 42nd अमेंडमेंट में जो बात की गई थी, जो अनलिमिटेड पावर देती थी पार्लियामेंट को, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारा संशोधन किया गया था 42nd संशोधन में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान भी कहा जाता है।
तो उसमें बहुत ज्यादा संशोधन करने की शक्ति दे दी गई थी। किसको बहुत ज्यादा संशोधन करने की शक्ति दे दी गई थी? हमारे पार्लियामेंट को। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया और बोला कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, ठीक है, ये चीज को उसमें बोला गया। वुमन रॉ में कुछ नहीं है, वही चीज को ये बोला गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के ऊपर जितने भी हैं उसके ऊपर ये वाली चीज लागू। सो दिस इज आर्टिकल 13। ये इसका पूरा समरी है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये कुछ आप लोग के लिए एमसीक्यूज है विथ आंसर्स, लास्ट पेज में आंसर है।